अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम सैयद मोहम्मद ज़ीशान है और आज के इस ट्यूटोरियल से हम प्रैक्टिकली अपनी इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देंगे वेब एप्लीकेशन की ऑन माइक्रोसॉफ्ट ESP.NET MVC फ्रेमवर्क। सो बेसिकली इससे पहले जितने भी ट्यूटोरियल्स मैंने डिज़ाइन किए थे उनका बेसिक पर्पज़ ये था कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट फ्रेमवर्क के अंदर काम करना चाहते हैं और अगर आप वेब एप्लीकेशंस डेवलप करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ESP.NET प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए माइक्रोसॉफ्ट.NET फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए वेब एप्लीकेशंस या डायनेमिक वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले ये जितने भी ट्यूटोरियल्स डिज़ाइन किए थे इनका बेसिक पर्पज़ यही था कि ताकि आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज हो जाए, एक बैकग्राउंड आइडिया हो जाए कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट.NET फ्रेमवर्क काम करता है, क्या क्या लाइब्रेरीज़ होती हैं और किस तरीके से ये लाइब्रेरीज़ इसके अंदर इम्प्लीमेंट होती हैं और फर्दर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से। और इसके अलावा फिर हमने देखा ADO.NET क्या है और ADO.NET के रेलिवेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को देखा। फिर हम ESP.NET पर आए और ESP.NET के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स को स्टडी किया। तो ये सारा थ्योरेटिकल नॉलेज आपको बेसिक बैकग्राउंड नॉलेज दे देता है। अगर आपने ये ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको रेफ़र करता हूँ कि आप ये मेरे ट्यूटोरियल्स देखें। इस ट्यूटोरियल के डिटेल्स में भी इसका लिंक गिवन होगा और आप इन ट्यूटोरियल्स को देखें और ये प्योर उर्दू लैंग्वेज में है और होपफुली कि आपको ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट.NET फ्रेमवर्क के अंदर आना चाहते हैं और इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा फर्दर मैं ये भी यहाँ पे बताता चलूँ कि हमारे इन ट्यूटोरियल्स का स्कोप सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET MVC फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए वेब एप्लीकेशंस डेवलप करना है। इसके अलावा जो भी चीज़ें आ जाती हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो की इंस्टॉलेशन और माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर की इंस्टॉलेशन या हाउ टू क्रिएट डेटाबेसेस इन SQL सर्वर और ये सारे कॉन्सेप्ट्स या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और इसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीज़ें हमारे इन ट्यूटोरियल्स की सीरीज़ के स्कोप से बियॉन्ड हैं और ये हमारे ट्यूटोरियल्स की स्कोप में नहीं आती हैं। हमारे ट्यूटोरियल्स का स्कोप जो है बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ .NET डेवलपमेंट है इन ESP.NET MVC फ्रेमवर्क। सो बेसिकली अगर इसके अलावा रिक्वेस्ट आती हैं यूज़र्स की कि ऊप और इसके बारे में भी एक ट्यूटोरियल डिफ़ाइन कर दिया जाए तो उसको आगे देख लिया जाएगा, लेकिन इन ट्यूटोरियल्स का स्कोप सिर्फ और सिर्फ एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करना कि किस तरीके से हम एक वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं ESP.NET MVC फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए। सो अब हम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ओपन करने जा रहे हैं और आगे देखते हैं। ओके, मैं स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, ऑल प्रोग्राम्स, और मेरे पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2012 इंस्टॉल है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, विजुअल स्टूडियो 2012 प्रोफेशनल। ओके, यहाँ पे मैं ये भी बयान करता चलूँ कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ESP.NET प्लेटफॉर्म के अंदर न्यू हैं तो काइंडली ASP.NET MVC फ्रेमवर्क यूज़ किया जाता है बड़े लेवल की एप्लीकेशंस या बड़े लेवल के वेब पेजेस डिज़ाइन करने के लिए या डेवलप करने के लिए। अगर आप न्यू हैं ESP.NET फ्रेमवर्क के अंदर, ESP.NEट प्लेटफॉर्म के अंदर, तो आप सबसे पहले वेब पेजेस को व्यू करें। ESP.NEट वेब पेजेस की अप्रोच या वेब पेजेस के फ्रेमवर्क को देखें और उनको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि MVC फ्रेमवर्क एक बड़े लेवल का फ्रेमवर्क है और ये इस्तेमाल ही तब होता है जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है बड़े लेवल की वेब एप्लीकेशंस या बड़े लेवल की वेबसाइट्स डेवलप करने के हवाले से। सो MVC फ्रेमवर्क के अंदर जितनी भी वेब एप्लीकेशंस या वेब सर्विसेज या वेबसाइट्स डेवलप होती हैं वो बड़े लेवल पर होती हैं। अगर आपने सिंपल स्टैटिक वेबसाइट या एक छोटे मोटे लेवल की डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करनी है तो उसके लिए वेब पेजेस की अप्रोच यूज़ होती है, ESP.NET वेब पेजेस की। सो अगर आप ESP.NET के प्लेटफॉर्म में न्यू हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए ESP.NET वेब पेजेस को और वेब पेजेस के फ्रेमवर्क को। दैन उसके बाद अगर आप MVC में स्विच करते हैं तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपको बेसिक्स कवर हो चुके होंगे वहाँ से। सो इसके अलावा C# और C# के हवाले से विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशंस भी इस स्कोप से बियॉन्ड हैं और हमारा सिर्फ और सिर्फ टारगेट माइक्रोसॉफ्ट MVC के फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए वेब एप्लीकेशंस डेवलप करना है। ओके, मैं यहाँ पे फाइल पे जाके न्यू पे जाके प्रोजेक्ट पे क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शंस का पैनल आ जाएगा जिसमें मेरे पास ऑप्शंस होंगे। इसके अलावा यही पैनल मेरे पास यहाँ से भी आएगा न्यू प्रोजेक्ट से। यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट और कनेक्ट टू टीम फाउंडेशन सर्वर। न्यू प्रोजेक्ट यानी कि बना बनाया प्रोजेक्ट, एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने के हवाले से। ओपन प्रोजेक्ट एक बनाया बनाया प्रोजेक्ट और उसको ओपन करने के हवाले से। रिसेंट यानी कि जो मैंने फाइल्स रिसेंटली ओपन की हैं ये उनके हवाले से है, और अगर वो उसी डायरेक्टरी में मेरे पास अवेलेबल हैं तो ये डायरेक्टली मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ।
लिहाजा जितने भी रिसेंट प्रोजेक्ट्स मैंने ओपन किए थे अपने इस विजुअल स्टूडियो फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए, तो वो मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। ये पेज है मेरे पास जिसमें डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन कैटेगराइज हुई हुई हैं, और किसी भी इंफॉर्मेशन के पॉइंट पर अगर मैं क्लिक करता हूँ या किसी लाइन पर क्लिक करता हूँ तो उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मुझे डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से मिल जाएगी, और वो वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर देगा यहाँ। ओके, इसके अलावा अब मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ अपना न्यू प्रोजेक्ट। अच्छा, यहाँ पे दो वर्जन है मेरे पास, MVC3, MVC4। ASP.NET MVC4 बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ है .NET 4.5 में, यानी विजुअल स्टूडियो 2012 में हमारे पास MVC4 आया है। MVC3 राउंड अबाउट 2010 में आ गया था। MVC3 MVC का थर्ड वर्जन है, और MVC4 MVC का फोर्थ वर्जन है। ASP.NET MVC4 सो MVC3 पर हम काम नहीं करेंगे, हम MVC4 पर काम करेंगे। बेसिकली होता ये है कि कुछ फीचर्स इन्हेंस हो जाते हैं, कुछ लाइब्रेरीज और इंक्लूड हो जाती हैं, सिर्फ ये होता है। सो जो हमने वेब पेजेस की अप्रोच डिस्कस की थी या वेब पेजेस का फ्रेमवर्क डिस्कस किया था, वो हमारे पास ये है ASP.NET MT वेब एप्लीकेशन, और वेब फॉर्म्स की जो हमने फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस किया था वो हमारे पास ये है। सो मैं अपनी फर्स्ट MVC एप्लीकेशन डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। मैं इसका नाम दे देता हूँ ओके, मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। इस नाम से एप्लीकेशन पहली थी। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स हैं। बेसिक है, MT है, इंटरनेट, मोबाइल एप्लीकेशन और वेब API। MT टेम्पलेट को मैं तब यूज़ करता हूँ जब मेरी रिक्वायरमेंट होती है बिल्कुल MT टेम्पलेट के हवाले से, यानी कि इसमें किसी किस्म के मेरे पास फाइल्स ना हो, jQuery के रेलिवेंट स्क्रिप्ट्स ना हो, जावास्क्रिप्ट के रेलिवेंट फर्दर फाइल्स ना हो, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन से रेलिवेंट माइक्रोसॉफ्ट की अपनी बिल्ट इन फाइल्स मौजूद ना हो, और अगर मुझे वो चीज़ें चाहिए तो उसके लिए मैं बेसिक टेम्पलेट यूज़ करता हूँ। यानी इसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें आ जाती हैं, जैसे फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन की फ़ाइल्स हो गई, jQuery के रेलिवेंट यूज़र इंटरफेस की फ़ाइल्स हो गई, jQuery की अपनी फ़ाइल हो गई। तो ये सारी चीज़ें स्क्रिप्ट्स वगैरह इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग से ही आ जाते हैं। और MT टेम्पलेट में ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, बिल्कुल MT सा टेम्पलेट होता है जिसमें सिर्फ वो चीज़ें होती हैं जो कि आपकी एप्लीकेशन को रन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इंटरनेट एप्लीकेशन यानी कि एक बड़े लेवल की एप्लीकेशन बना रहा हूँ, लिहाजा इसमें विंडोज़ ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, फॉर्म्स ऑथराइजेशन के डिफरेंट jQuery के रेलिवेंट फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। लिहाजा एक बड़े लेवल की एप्लीकेशन बनाने के लिए जितनी भी बेसिक प्लगइन्स की ज़रूरत होती है वो सारे इसमें बिल्ट इन मौजूद होते हैं, और जितने एक नॉर्मल लेवल की एप्लीकेशन बनाने के लिए प्लगइन्स की ज़रूरत होती है वो सारे बेसिक टेम्पलेट में अवेलेबल होते हैं। इंटरनेट एप्लीकेशन हम इसका टेम्पलेट तभी चूज़ करते हैं जब हमारी एप्लीकेशन हम एक लोकल एरिया नेटवर्क पर होस्ट करने जा रहे हों। एक सर्वर के अंदर हम एप्लीकेशन होस्ट कर देते हैं और सारे क्लाइंट्स उस सर्वर से एक्सेस करके एप्लीकेशन को व्यू कर रहे होते हैं या एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन होती है, और वेब API यानी वेब सर्विसेज के हवाले से डिफरेंट वेब सर्विसेज भी मैं ASP.NET MVC फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए बना सकता हूँ। ओके, MT टेम्पलेट में यहाँ पे चूज़ करूँगा अभी स्टार्टिंग में, और मेरे पास यहाँ पे व्यू इंजन का एक कॉम्बो बॉक्स आ रहा है जिसमें मेरे पास दो व्यू इंजन अवेलेबल हैं, ESPX और रेजर को हम डिस्कस कर चुके हैं। C# सिंटैक्स पर बेस्ड करता है, और वो सारी चीज़ें जो हम C# में कर सकते हैं वो सारा कुछ हम रेजर सिंटैक्स को यूज़ करते हुए अपने वेब पेज के अंदर कर सकते हैं, जो कि CSHTML या VBHTML एक्सटेंशन का होता है। लिहाजा हम इस वक्त C# एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं अपनी ASP.NET MVC एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के तौर पे। तो हम रेजर व्यू इंजन में जो सिंटैक्स यूज़ करेंगे वो C# का होगा टोटली। मैंने MT टेम्पलेट को चूज़ किया, यहाँ पे व्यू इंजन के तौर पे रेजर को चूज़ किया और ओके कर दिया। ओके, ये मेरे पास मेरी पहली एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। ये मेरे पास सोल्यूशन एक्सप्लोरर है। होपफुली आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का बेसिक नॉलेज होगा, बेसिक आइडिया होगा या इसके कंपोनेंट्स का किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहिए। सोल्यूशन एक्सप्लोरर का बेसिक हल्का सा अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो उसको, ये मेरे पास जितने भी सोल्यूशंस हैं इस वक्त करंटली ओपन, उन सोल्यूशंस को एक्सप्लोर करने में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस वक्त मेरे पास एक ही सोल्यूशन ओपन है, और इस एक सोल्यूशन के अंदर मेरे पास कितने प्रोजेक्ट्स ओपन हैं मैं यहाँ से व्यू कर सकता हूँ। एक सोल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, तो इस वक्त मेरे पास एक सोल्यूशन के अंदर एक ही प्रोजेक्ट है। लिहाजा मैं इस प्रोजेक्ट को फाइनल फुल फॉर्म में ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास कुछ फोल्डर्स हैं।
ऐप डाटा, ऐप स्टार्ट, कंट्रोलर्स, मॉडल्स, व्यूज़ हमने देख लिया था। यूज़र इंटरफेसेस, जितनी भी फाइनल एक इंटरफेस, एक पेज इंप्लीमेंट होता है वो सारा व्यूज़ में होता है, और यूज़र को जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है वो सारा व्यू को कॉल करता है यूज़र, और मतलब कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट जाती है और कंट्रोलर उस यूज़र की रिक्वेस्ट के तहत वो पर्टिकुलर व्यू रिटर्न कर देता है यूज़र को। तो जितनी भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है और जितना भी सारा काम होता है वो सारा व्यूज़ में होता है। यानी जितने भी HTML के पेजेस डिज़ाइन होते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, इन तमाम चीज़ों से रेलिवेंट जितना भी पेज की डेवलपमेंट है वो सारे व्यूज़ का काम है। मॉडल्स, जितना भी डेटाबेस के अंदर हमारे पास टेबल्स बने हुए हैं और उन टेबल्स के रेलिवेंट हम डिफरेंट क्लासेस डिज़ाइन कर लेते हैं, वो सारा काम मॉडल्स के अंदर होता है। यानी मेरी डेटाबेस के अंदर 2 टेबल्स बने हुए हैं, मैंने 2 क्लासेस यहाँ पे डिफाइन कर ली। मॉडल्स कुछ भी नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ C# की बनी बनाई क्लासेस होती हैं जो कि मैप करती हैं आपकी डेटाबेस के रेलिवेंट पर्टिकुलर टेबल्स को और उनकी पर्टिकुलर फील्ड्स को। सो जितना भी बिजनेस लॉजिक होता है, यानी डेटाबेस लॉजिक होता है या डाटा लॉजिक होता है, वो सारा मॉडल्स में हैंडल होता है। यहाँ पे कंट्रोलर, जो भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आनी है डायरेक्ट कंट्रोलर के पास आनी है। कंट्रोलर देखेगा उस रिक्वेस्ट के तहत कोई व्यू रिटर्न करना है या कोई पोस्ट बैक रिक्वेस्ट है और उसके रेलिवेंट डेटाबेस के अंदर डाटा सेव करा देना है, तो मॉडल को यूज़ करते हुए वो डेटाबेस के अंदर डाटा सेव करा देगा कंट्रोलर। या यूज़र को कोई व्यू रिक्वायर हुआ तो उस व्यू को यूज़र को रिटर्न कर देगा। तो ये सारा काम कंट्रोलर का होता है यहाँ पे। इसके अलावा 2 और फोल्डर्स हैं हमारे पास, ऐप स्टार्ट और डाटा। बाकी रेफरेंसेस और प्रॉपर्टीज़, ये भी हमारे पास 2 अलग अलग यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज़ हैं। बाकी और डिटेल में हम इन फोल्डर्स को और इनके रेलिवेंट डिफरेंट जो और भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखते हैं। ये ट्यूटोरियल बिल्कुल बेसिक्स था कि किस तरीके से हम एक वेब एप्लीकेशन को स्टार्टिंग कर सकते हैं, किस तरीके से MVC का टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं और ये सारी चीज़ों के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सैयद मोहम्मद ज़ीशान है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएंगे कि किस तरीके से एक प्रैक्टिकल वेब एप्लीकेशन हम डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हैं MVC के अंदर। थैंक यू।